हेलो एवरीवन, आज 30 दिसंबर 2025 है और डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि हम डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में जो भी करंट अफेयर्स आते हैं उन्हें एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं। अब अगर आप देखोगे ना तो आज के जो करंट अफेयर है वो 6 टॉपिक से हैं। अब ये 6 टॉपिक में 3 टॉपिक तो सीधा पीआईबी में आए हुए थे। तो आपको पता है गवर्नमेंट की जो सारी अनाउंसमेंट होती है या कोई एक्टिविटी होती है वो पीआईबी में आती है और यूपीएससी वहीं से क्वेश्चन बनाता है ऑथेंटिक सोर्स से। तो हमने क्या किया, वहीं से हमने टॉपिक लिया, उनसे क्वेश्चंस बनाए। पूरा स्टैटिक लिंक हम यहाँ पे आपको देंगे, साथ ही आपको करंट अफेयर्स भी देंगे। चलिए बात करते हैं पहले स्टेटमेंट की। पहला स्टेटमेंट किसके बारे में है? विद द रेफरेंस ऑफ पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR-120। पिनाका जो लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है उसके बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट पूछा गया है कि आखिर क्यों चर्चा में था या ऐसा क्या रिसेंट में डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पे कई सारी चीज़ें बनती हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए पिनाका आखिर है क्या, या लॉन्ग रेंज गाइडेड सिस्टम क्या होता है, या जिसने बनाया DRDO, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये संगठन भी इम्पोर्टेंट है उतना ही। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। हम क्या करेंगे, सभी चीज़ों को धीरे धीरे करके समझेंगे। जैसे अगर आप देखो, सबसे पहले हम किसके बारे में देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में, पिनाका के बारे में। या अगर हम बात करें न्यूज़ के बारे में कि आखिर न्यूज़ यहाँ पे क्या थी, तो न्यूज़ यहाँ पे ये थी कि जो DRDO है ना, या डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या किया, उड़ीसा के चांदीपुर में, कहाँ पे, उड़ीसा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR से पिनाका लॉन्ग रेंज जो गाइडेड रॉकेट है उसको सफलतापूर्वक क्या किया, प्रशिक्षण किया। अब ये सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये जानना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या बोला जाएगा, पिनाका LRGR-120। इस टेक्नोलॉजी को ये बोला जाएगा, इसका यहाँ पे प्रशिक्षण किया गया। इसकी रेंज क्या है, 120 किलोमीटर इसकी रेंज है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें तो अपने टारगेट को बहुत सटीकता से क्या कर सकता है, हिट कर सकता है। और इसकी एक और खासियत है कि हवा में अगर हम बात करें, उड़ान के दौरान अगर ये हवा में है तो उड़ान के दौरान ये दिशा परिवर्तित कर सकता है, मतलब अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ये इसकी खासियत है। अब ये नया डेवलपमेंट है, लेकिन क्या आपको पुराना डेवलपमेंट पता है? क्या आपको पिनाका के बारे में पता है? पिनाका शिवजी का त्रिशूल आई थिंक होता है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे पिनाका रखा गया। और भारत का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। मल्टी बैरल रॉकेट मतलब एक तरह का गाड़ी होता है, ट्रक आपने एक तरह का देखा होगा, उसमें ट्रॉली लगी होती है ना, और बहुत सारे इस तरह के इक्विपमेंट रखे होते हैं, मिसाइल्स रखे होते हैं, लगातार हिट करते हैं। तो एक तरह का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर होता है जिसके 4 स्टेजेज होते हैं। अगर हम बात करें, पिनाका MK-1 होता है जिसकी रेंज क्या होती है, 40 किलोमीटर के आसपास होती है। इसके अलावा इसके बाद जब एडवांस व्हीकल या इन्हांस्ड व्हीकल लॉन्च किया, 45 किलोमीटर रेंज हुई। या सेकंड जब आया यहाँ पे, अगर आप देखोगे पिनाका सेकंड, तो उसकी 75 किलोमीटर रेंज थी। और अभी लार्ज गाइडेड है, इसकी रेंज 120 किलोमीटर हो चुकी है। मतलब क्या, रक्षा निर्माण में अब जो पिनाका है ना, उसकी रेंज बढ़ के 120 किलोमीटर तक हो चुकी है। तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट था इसको लेके। अब यहाँ पे एक और संगठन इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसको क्या कहा जाता है, DRDO, क्योंकि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है, इसलिए इसके बारे में जानना भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना कि पिनाका के बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब पिनाका करता क्या है? पिनाका बेसिकली अगर आप देखो कि एक लंबी दूरी तक स्मार्ट रॉकेट है, ठीक है ना। ये क्या करता है, दूर में जाएगा, निशाना हिट करेगा, बात खत्म, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें, और अभी रिसेंट में क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो इसकी रेंज बढ़ जा रही है। दूसरा, ये डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ठीक है। और तीसरा आपको जानना है कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बहुत बड़ा प्रयास है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बहुत बड़ा प्रयास है ये पिनाका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे जानी। लेकिन DRDO भी इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो DRDO में हम यहाँ पे बारे में बता रहे थे, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1958 में। डिफेंस को लेके जो रिसर्च है या डेवलपमेंट है या इक्विपमेंट बनाना हो या इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, स्वदेशी तकनीकी को बढ़ाना हो, इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपको मिले कहाँ पे, नई दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, ठीक, न्यू दिल्ली में मिलेगा। अब इसने क्या क्या बनाया, अगर इसकी अचीवमेंट के बारे में बात करो ना, तो इसने पिनाका बनाया, इसने अग्नि सीरीज की जो मिसाइलें हैं इसने बनाई, इसने ब्रह्मोस में काम किया। और अगर आप देखो, रूस के साथ कोऑर्डिनेट करके ब्रह्मोस को बनाया। लाइट कॉम्बैट जो तेजस है उसको इसने बनाया। अर्जुना टैंक बनाया। तो अगर आप देखोगे ना, तो DRDO बहुत बड़ा माइलस्टोन है भारत के जो डिफेंस सेक्टर है उसको इन्हेंस करने के लिए। अब चलिए बात करते हैं स्टेटमेंट की। इट इज़ द इंडिजिनस डेवलपमेंट सरफेस टू सरफेस गाइडेड रॉकेट सिस्टम। सतह से सतह में गाइडेड रॉकेट सिस्टम है कौन सा, जिसे भी बनाया गया, ये पिनाका के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सही है गलत आपको यहाँ पे बताना है। दूसरा, अगर आप देखोगे कि इट कैन बी फायर्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग इन सर्विस पिनाका लॉन्च प्लेटफॉर्म, या वर्तमान में सिर्फ मौजूद पिनाका लॉन्चर प्लेटफॉर्म से दागा जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बोला जा रहा है। और तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे
इट वाज टेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम पोखरण टेस्ट रेंज, जिसे पहली बार पोखरण में टेस्ट किया गया है। तो देखिए इसको टेस्ट कहाँ किया गया, पोखरण में नहीं, चांदीपुर उड़ीसा में टेस्टिंग रेंज है भारत की, वहाँ पे इसको टेस्ट किया गया है और ये सफल प्रशिक्षण रहा है। तो अगर आप देखोगे तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर आप देखो नहीं तो इसी तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे लेके आएंगे। और आज जो 10 क्वेश्चन है, तो आज मैंने क्या किया है कि हर एक टॉपिक के मैंने 2 क्वेश्चन बनाए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए रखूंगा, मैं पढ़ूंगा, आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, और एक में पहले में सारी डिटेलिंग बता दूंगा। इससे मैं देखूंगा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, उससे आप सच में सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। जैसे विद द रेफरेंस ऑफ पिनाका रॉकेट सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पिनाका रॉकेट के बारे में भी कुछ स्टेटमेंट बताना है। जैसे यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया गया, आपको यहाँ पे पढ़ना है और आप रोकिए और इसको पढ़िए और इसको अटेम्प्ट करिए, कमेंट करिए, क्योंकि मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मैं अगर बार बार पढ़ूंगा वही टॉपिक तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप रोक के कमेंट करना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। विद द रेफरेंस ऑफ टाइगर डेथ इन मध्य प्रदेश कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मध्य प्रदेश में बाघों की मृत्यु को लेकर यहाँ पे स्टेटमेंट बन रहा है। अभी क्या न्यूज़ में आई, न्यूज़ में अगर आप देखो तो ऐसा माना गया है कि अभी 2025 में लगभग 55 बाघों की मौत हो गई, 55 बाघों की मौत हो गई। तो यहाँ पे टाइगर रिजर्व है पूरा, उसका जो प्रोटेक्शन का क्राइटेरिया है, तरीका है, वो सब चर्चा में आ गया। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये जानेंगे न्यूज़ क्यों थी, कहाँ पे न्यूज़ थी, किस चीज़ को न्यूज़ थी, उसके बाद टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में ना बहुत सारा एनालिसिस देखेंगे आज की इस डिस्कशन में। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा टाइगर घर है और इस साल सबसे ज़्यादा बाघ भी यहीं मरे हैं, ठीक। अब अगर हम बात करें कि 1973 में जब टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी ना, तो उस टाइम भी अगर आप देखो इसी रेंज में बाघ मारे गए थे, और अभी तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी बन रहा है। अब मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। अब इन जो टाइगर की मौत हो रही है ना, इसका कारण क्या है, तो बिजली का करंट लगना इनका सबसे बड़ा कारण है, अवैध बाढ़ में प्रवेश कर जाना, साथ ही मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ये सबसे बड़ा कारण है टाइगर की मौत का। अब ये तो बात हो गई रिसेंट में डेवलपमेंट थी, लेकिन अगर आप बात करो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, तो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपने सुना होगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत 1973 में हुई थी। लेकिन जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया तो उसका पर्पज़ क्या था कि टाइगर की संख्या, टाइगर क्या की स्टोन स्पीसीज है, मतलब अगर टाइगर को पृथ्वी से हटा दिया जाए तो पूरा प्राकृतिक जो हमारा जो इकोसिस्टम है, फूड चेन है, वो संकट में आ जाएगा। तो इसे 1973 में यहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया गया और बाद में प्रयास किया गया, एक संस्था बनाई गई, हाँ, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एक संस्था बनाई गई, इसको नोडल एजेंसी बनाया गया और इसके अंतर्गत सारे प्रोग्राम को रन किया गया। अब अगर आप वर्तमान में देखो टाइगर रिजर्व को लेकर, तो वर्तमान में अगर आप देखें ऑलमोस्ट 55 के आसपास टाइगर रिजर्व भारत में है, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश का जो भी है, जैसे माधव या कोई है जो सबसे रिसेंट में टाइगर रिजर्व, इसको लेकर मैं एक रील मैंने बनाई थी, उस रील को भी आप देखिएगा, BAPS प्रमुख एकेडमी के चैनल में है, ठीक है। अब अगर आप बात करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट कुछ टाइगर रिजर्व के बारे में जानना जरूरी है, जैसे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है, उसके बाद अगर आप देखोगे कर्नाटक में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, है ना, उसके बाद अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, उसके बाद उत्तराखंड में। तो ये इनकी क्रोनोलॉजी है। जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया 1973 में, तो कार्बेट जो टाइगर रिजर्व था, कौन सा, कार्बेट टाइगर, जिम कार्बेट का पहला टाइगर रिजर्व, इसको डिक्लेयर किया गया था। तो ये भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। और जो टाइगर सेंसस होता है ना, तो उसमें क्या होता है, जो टाइगर सेंसस होता है हर 4 वर्ष में टाइगर सेंसस होता है। इससे देखा जाता है कि टाइगर की संख्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो लास्ट टाइम जब सेंसस हुआ था तो 3167 बाघ भारत में पाए गए थे, मतलब बाघों की संख्या ऑलमोस्ट हमने डबल कर दी। 3:2 जो हमारा टारगेट था उसको हमने अचीव कर लिया। अब इसको लेकर बहुत सारी टाइगर को रिलेटेड संस्थाएं हैं, सेंट पीटर्सबर्ग समिट भी हुआ था, तो बहुत सारी चीज़ें इसको लेकर डेवलपमेंट होती रहती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन रहा है सॉरी, मध्य प्रदेश रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर डेथ इन 2025 सिंस द लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत के बाद मध्य प्रदेश सबसे अधिक बाघों की मृत्यु दर्ज की गई है। दूसरा, प्रोजेक्ट मोस्ट टाइगर डेथ इन 2025 वर ड्यू टू नेचुरल कॉजेस, 2025 में अधिकांश बाघों की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई है। तीसरा, एक्सपेंशन ऑफ टाइगर पॉपुलेशन कैन इंक्रीज टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट, बाघों की आबादी विस्तार से क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ जाता है। तो इन तीनों के बारे में अगर आप देखोगे कि सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे कमेंट करना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 इसका सही आंसर होगा। जो बोला जा रहा है कि नेचुरल कॉज से हुई, तो नेचुरल कॉज ये आपको नहीं है, बिजली है, बाढ़ है या मैन बॉडी कॉन्फ्लिक्ट, ये नेचुरल कॉज नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर बाढ़ से मरते है ना, या तो अगर बिजली गिरने से मरते, ऐसी कुछ चीज़ें होती है तो वहाँ पे माना जा सकता था। लेकिन यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सेम पैटर्न में आपको यहाँ पे इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर स्टेटमेंट है, पहला ये कि 1973 में इसको शुरू किया गया था, NTCA नोडल एजेंसी है या नहीं, और भारत के एकमात्र बाघ संरक्षित राज्य घोषित किया गया मध्य प्रदेश को। इन तीनों में से आपको सही स्टेटमेंट अटेम्प्ट करना है। इस PDF में आपको सारा आंसर मिलेगा, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, तो ये सारी बातें हमने अब तक करंट अफेयर में देखी। अब हम बढ़ेंगे किसकी तरफ, तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ।
विद द रेफरेंस ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब अगर आप देखो तो आर द हिंदू अगर आपने देखा होगा या नहीं भी देखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में आज जो इकोनॉमिक सेक्शन था उसमें एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। उसमें क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कि जो आरबीआई है ना, उसने क्या कहा है, आरबीआई ने कहा कि भारत में जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, ये कीवर्ड आपके लिए जानना जरूरी है। मतलब बात करो कि बैंकों को लेके जो उनके घाटे हैं, मतलब सीधी भाषा में आप समझो कि बैंकों की हालत बहुत ख़राब थी, एनपीए बढ़ रहा था, उनके घाटे बढ़ रहे थे, अभी इनका सुधार हो रहा है और ये 2.1% आ गया। मतलब अगर आप देखो तो बैंक का जो पैसा डूब रहा है ना, वो 2.1% के आसपास डूब रहा है। वहीं 2018 में ये जो पैसा था ना 11% था। मतलब बैंक इतना लोन बांटते हैं, उसमें से वापसी बहुत नहीं हो रही थी, इससे बैंकों का पैसा डूब रहा था। अब जो बैंकों का पैसा डूब रहा था उसको लेके भारत सरकार ने या आरबीआई ने बहुत सारे प्रयास किए, भारत सरकार ने नहीं, आरबीआई ने बहुत सारे प्रयास किए। अब उसमें क्या क्या किए वो जानने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आखिर एनपीए क्या होता है। तो अगर आप देखो दो संस्थाएं यहाँ पे आपको दो कीवर्ड देखने को मिले, एक तो आरबीआई आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दूसरा एनपीए देखने को मिल रहा है। आरबीआई के बारे में ब्रीफ में आपको बता देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट ज़्यादा यहाँ पे एनपीए के बारे में। आरबीआई ब्रीफ है कि 1934 का एक्ट था और यहाँ पे 1935 में इसको स्टैब्लिश किया जाता है। भारत का जो कहते हैं ना कि बैंकों को बैंक माना जाता है, करेंसी इशू करता है, ये सारा काम आरबीआई यहाँ पे करता है। ठीक, अब अगर आप बात करो मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है, एनपीए क्या होता है, तो एनपीए मतलब जैसे मान के चलिए जब ऋण का जो ब्याज होता है, मान के चलिए आरबीआई ने किसी बैंक ने 1,000 रुपये ऋण दिया और उसका ब्याज मतलब कि अगर आप 1,000 रुपये दिए तो आपको इसमें से बैंक ने बोला 7% आपको ब्याज देना है और किस्त बनाई आपकी 200 रुपये की। तो 200 किस्त और ब्याज मतलब जो किस्त है और उसका ब्याज मिला के 200 रुपये किस्त आपको देनी है। आपने क्या किया, 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक नहीं दिया। 3 महीने तक जब वो पैसा नहीं दिया तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है, वो कहलाता है ग्रॉस एनपीए। ठीक है ना। तो अगर आप देखो ब्रीफ में, अगर आप देखो तो ये ग्रॉस एनपीए की कैटेगरी में आ जाता है। मतलब क्या, अगर आप समझो कि जब कोई ऋण या उसका इंटरेस्ट 90 दिनों तक बकाया रहता है वो एनपीए बन जाता है। ठीक है ना। जैसे 3 महीने से आपने इंटरेस्ट नहीं दिया, ईएमआई नहीं दिया, तो एनपीए कहलाया। अब एनपीए जो बना, ग्रॉस एनपीए बना, इसकी 3 कैटेगरी होती है। कैटेगरी जो 1 होती है उसे कहा जाता है सब स्टैंडर्ड एनपीए। मतलब मान के चलिए ये कैटेगरी कब तक रखी जाती है, 3 महीने से लेकर 12 माह तक ये कैटेगरी में वो आपका पैसा रखा जाएगा। मान चलिए आपने 12 महीने तक लोन नहीं दिया तो आप कैटेगरी 1 में रखा गया। फिर आता है कौन सा महीना, 12 महीने के बाद। अगर आप देखो 12 महीने का आई थिंक 3 वर्ष के पहले तक ये जो दूसरी कैटेगरी होती है इसे डाउटफुल एसेट बोला जाता है। मतलब बैंक को ये लगता है कि क्या पता पैसा वापस आएगा नहीं आएगा, उसका किस्त आएगी नहीं आएगी। तीसरी कैटेगरी होती है लॉस एसेट्स, है ना, जो बैंक को लगता है कि अब ये पैसा रिकवर नहीं होगा, वो लॉस एसेट कैटेगरी में आता है। ठीक, तो ये जो पूरा पैसा जो एनपीए है वो बैंकों का लगातार बढ़ता जा रहा था। बैंक क्या धुआंधार लोन दे रहे थे और ज़्यादातर संस्थाओं को दे रहे थे, बहुत सारी बिजनेसेस को दे रहे थे, बिजनेस फेल हो रही थी और ये समस्या हो रही थी। तो आरबीआई ने क्या किया, एनपीए से निपटने के लिए आरबीआई ने लोन डिसबर्समेंट को कंट्रोल किया। उसके बाद अगर आप देखोगे बहुत सारे इनिशिएटिव आरबीआई ने लिए। अब कई बार यूपीएससी पूछ सकता है तो मैं आपको कुछ इनिशिएटिव यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे आरबीआई ने है ना इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी एक्ट 2016 को पारित किया, जिसका मतलब क्या था, कोई कंपनी लोन नहीं दे रही है तो उसे उसकी नीलामी करके पैसा वसूलना। फिर उसके बाद आरबीआई ने सरफेसी एक्ट भी पारित किया। ठीक है ना, जो बैंकों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार बैंकों को दिया। एसेट्स क्वालिटी रिव्यू की शुरुआत आरबीआई ने की। इसके अलावा रिसेंट में अगर आप देखो NARCL नामक एक कंपनी आरबीआई ने बनाई जो क्या करेगी, जो बैड डेब्ट्स को खरीदेगी। ठीक है, तो इस तरह का आरबीआई ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, बहुत सारे काम आरबीआई ने किए। ठीक, तो अब यहाँ पे एनपीए कम हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है बैंक को लेकर, पब्लिक सेक्टर को लेकर। चलिए अब स्टेटमेंट क्या बन रहे हैं कि ए लोन बिकम एनपीए इफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रिमेन ओवर ड्यू मोर देन 90 डेज। 90 दिनों से अधिक मूलधन का पैसा बकाया रहता है तो वो एनपीए कहलाता है। दूसरा, डिक्लाइन इन ग्रॉस एनपीए इंप्रूव बैंक लेंडिंग कैपेसिटी। अगर बैंकों का एनपीए की कंडीशन अच्छी होती है तो उसकी ऋण देने की क्षमता बढ़ेगी। देखिए अगर अब बैंकों को पैसा वापस आ जा रहा है ना, बैंक को पैसा वापस आ जा रहा है तो इससे क्या होगा, बैंकों के पास ज़्यादा पूंजी आ जाएगी, किस टाइम पे आएगी तो ज़्यादा लोगों को लोन देंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, नेट एनपीए आर कैलकुलेटेड बिफोर प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग से पहले क्या किया जाता है, नेट एनपीए को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। शुद्ध एनपीए की गणना प्रावधान प्रोविजनिंग से पहले की जाती है। अब इन तीनों में से सही स्टेटमेंट कौन सा होगा आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस तीनों में सही स्टेटमेंट कौन सा होगा, तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, सही स्टेटमेंट होगा इसमें 1 और 2 ओनली। जो बोला जा रहा है ना कि बात जो ग्रॉस एनपीए है, जो नेट एनपीए, इसके बीच को डिफरेंस होता है, या अगर हम बात करें तो जो प्रोविजनिंग होती है ना वो उसके बाद नहीं की जाती, और सॉरी पहले नहीं की बात की जाती है। ठीक है, तो जो तीसरा स्टेटमेंट हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको आपको अटेम्प्ट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कंट्रीब्यूटेड डिक्लाइन टू एनपीएस इन इंडिया। भारत में एनपीए के जो कंट्रीब्यूशन उसको लेके यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, कौन कौन से एक्ट का यहाँ पे योगदान रहा है। इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी एक्ट
2016। इम्प्रूव क्रेडिट अप्रेजल फॉर अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये आरबीआई ने शुरू किया। कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट लेंडिंग, कॉर्पोरेट लेंडिंग का पूर्ण उन्मूलन कर दिया गया। तो क्या कॉर्पोरेट लेंडिंग या बड़ी कंपनियों का लेंडिंग खत्म कर दी गई है? ये स्टेटमेंट पे आपको डाउट है, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि ये स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, तो अटेम्प्ट आपको इसको यहाँ पे करना है, इसका सही आंसर आपको यहाँ पे कमेंट करना है, आप खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। INSB कौंडिन्य को लेके यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसको लेके क्या क्वेश्चन आया हुआ है उसको जानना जरूरी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसके बारे में, INS कौंडिन्य भारत में पुराने जमाने के एक लकड़ी के जहाज समुद्र में भेजा है। ठीक है, और उसका नाम INSB कौंडिन्य रखा गया। भारतीय नौसेना की एक तरह से जहाज है। ये कहाँ जा रहा है? ये ओमान जा रहा है। कहाँ पे जाना है? ओमान जा रहा है। मोदी जी की ओमान यात्रा हुई थी। ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पे ये जहाज जा रहा है, एक तरह का देखो हेरिटेज है ये, अगर हम जो लोथल परंपरा से जुड़ा हुआ है, भारत ओमान के जो पुराने रिश्ते हैं उसको यह क्या करता है? रिस्टैब्लिश करता है। ठीक, अब इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा चीज़ जाननी जरूरी नहीं है, बस आपको ये जानना है यूपीएससी ने दे दिया कि एक सबमरीन है, यूपीएससी ने दे दिया कि एक वॉरहेड है, यूपीएससी ने दे दिया कि हम भारत ने रूस के साथ मिलकर बनाए। ये सब आप स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ ट्रेडिशनली स्टिचेड वुडन सेलिंग वेसल्स, सिला लकड़ी का नौकायन है। दूसरा, इट्स गिव मी अ सेकंड, इट्स मेडन ओवरसीज वोएगर फ्रॉम द पोरबंदर टू मस्कट। इसकी पहली विदेशी यात्रा पोरबंदर से मस्कट हो रही है, ये भी बात यहाँ पे करेक्ट। तीसरा, ये देखिए यहाँ पे दिया ना, इट इज फ्रंट लाइन नेवल कम्बैट शिप, नौसैनिक युद्ध पोत है फ्रंट लाइन का। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन अगर आपको नहीं पता रहेगा INSB कौंडिन्य के बारे में, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। PIB में है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट INSB कौंडिन्य। ठीक है, अब इसी को आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। विच आर द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट इंडियाज एंशिएंट मैरीटाइम ट्रेडिशन, भारत की जो प्राचीन समुद्री परंपरा को कौन दर्शाता है यहाँ पर? जैसे स्टेजर प्लैंक शिप कंस्ट्रक्शन। दूसरा, यूज ऑफ आयरन नेल्स इन हल कंस्ट्रक्शन, जहाज के ढांचे में लोहे कीलों का उपयोग। तीसरा, एविडेंस फ्रॉम द लोथल डॉकयार्ड, लोथल के डॉकयार्ड का प्राप्त प्रमाण। इन तीनों में से सही आंसर कौन सा होगा आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसका सही आंसर आपको इस PDF में मिलेगा, और PDF आपको चैनल में मिलेगा, टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम, और जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं वहाँ पे आपसे शेयर करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सरकार अब तक तय करेगी। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन किसके बारे में है? विद द रेफरेंस ऑफ NTRAF के बारे में। NTRAF के बारे में न्यूज़ क्या है, क्यों जानना जरूरी है? देखिए आसान शब्दों में देखिए, सरकार अब यह तय करेगी कोई टेक्नोलॉजी सिर्फ आइडिया है या मार्केट के लिए वो टेक्नोलॉजी तैयार भी है। मतलब आपके दिमाग में है कि मैं तो यही बना दूंगा, लेकिन क्या वो सच में रियल में बनाया जा सकता है? क्या वो सच में मार्केट में बेचा जा सकता है? मार्केट में डिमांड है नहीं? ये इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बात करें बनाया जाएगा, या अगर फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, जैसे NTRAF कहाँ के, नेशनल टेक्नोलॉजी और कुछ एक यहाँ पे फुल फॉर्म मुझे एक्चुअली नहीं याद आ रहा है, तो ये यहाँ पे इसको बनाया जा रहा है NTRAF को। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या करे, सरकार एक नया सिस्टम बेसिकली शुरू करी ताकि पैसा सही टेक्नोलॉजी में लगे। ठीक है, और इसमें इसको यहाँ पे 3 लेयर में रखा जा रहा है। TRL उसको बोला जा रहा है टेक्नोलॉजी को लेके, जहाँ पे जो लेबल है उसको, जैसे TRL 1, 1, 2, 3 सिर्फ आइडिया है वो, उसे 1, 2, 3 कैटेगरी में रखा जाएगा। 4 to 6 कैटेगरी में रखा जाएगा अगर उसका मॉडल बन गया है, वो उसे 4 to 6 कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन अगर वो तैयार है व्यापार में बेचने के लिए तो उसे 7 to 9 कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, अब इसे किसने लॉन्च किया है? तो अगर आप देखो तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, आई थिंक इसने यहाँ पे लॉन्च किया है। ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है। सभी सेक्टर के लिए फ़ायदा, स्टार्टअप को भी फ़ायदा करेगा, रिसर्च में पैसा बर्बाद नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें अगर हम देखें इससे यहाँ पे डेवलपमेंट इसको लेके होने वाली हैं। ठीक, ये बात आपने यहाँ पे देख ली। ठीक है, भारत का जो इनोवेशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, स्टार्टअप इंडिया है, इन सबको क्या करेगा? ये सपोर्ट करेगा। अब अगर हम बात करें स्टेटमेंट की कि इट स्टैंडर्डाइज असेसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी मैच्योरिटी इन इंडिया, भारत में प्रौद्योगिकी परिपक्वता का आकलन करेगा, उसकी जो मैच्योर हुई है भारत की टेक्नोलॉजी या नहीं, ये यहाँ पे आकलन करेगा। दूसरा, इट इज़ बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल, यह प्रौद्योगिकी की तत्परता स्तर TRL पर आधारित होगा। दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा, TRL वर ओरिजिनली डेवलप बाई इसरो, TRL को मूल रूप से इसरो द्वारा विकसित किया गया है। इन तीनों में से सही स्टेटमेंट कौन सा होगा? तो अगर आप देखोगे 1, 2 यहाँ पे सही स्टेटमेंट होगा। TRL को किसके द्वारा विकसित किया? नासा के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इसरो द्वारा इसको नहीं बनाया गया है। ठीक, तो ये सारी न्यूज यहाँ पे थी, इसको हमने यहाँ पर देखा।
अब ये सारी PDF आप जाकर टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे PYQs, आप हिस्ट्री के PYQs हमने यहाँ पे डाल रखे हैं 2020 से लेके 2024 तक के, उनके हर एक ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डाल रखा है। उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसके PDF प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने आज तक PYQ देखे होंगे तो ऐसा डिस्कशन आई थिंक आपको नहीं मिला होगा। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कम टाइम पे ये डिस्कशन हुआ। मैं उस डिस्कशन को 4 घंटे में रख सकता, लेकिन 1-1 घंटे में 1-1 साल के सब्जेक्ट के क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किए हैं वहाँ पे, तो आप जाइए उसका लाभ उठाइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।